हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज हम पढ़ रहे हैं हम अपना कृषि विज्ञान का थर्ड चैप्टर जो कि है फसल प्रणाली। तो उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 100% NCERT पे रहेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड चैप्टर है फसल प्रणाली। ओके, इसमें हम बात करेंगे फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ओके, इसमें बात करेंगे फसल प्रणाली किसे कहते हैं और ये क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि ये चैप्टर हमारा 100% NCERT पे रहेगा और ये चैप्टर हम चाहेंगे कि इस सप्ताह में ख़त्म हो जाए। मैं 6 से 7 लेक्चर लूँगा, बस 6 से 7 भी नहीं लगेंगे। आई थिंक 5 लेक्चर में मैं ख़त्म करूँगा। ओके, और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो देना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है फसल चक्र पहले हम बात करेंगे। ओके, और ये जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप सभी जानते हैं फसल चक्र के बारे में। हम जानते हैं, देखिए इसमें इसका बस एक साधारण हम डेफिनेशन लेंगे। हर प्रकार के कृषि कार्यों को हम फसल प्रणाली कहेंगे। ओके, फसल चक्र में है तो फसल प्रणाली का अगर डेफिनेशन हम बोले तो ये होगा हर प्रकार के कृषि कार्य जो है कोई भी प्रकार को, तो उसको वो किन के अंतर्गत में आएंगे, फसल प्रणाली के अंतर्गत में। ऑल सोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ओके एक्टिविटीज आर क्रॉपिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन मैं कर चुका हूँ। तो चलिए अब पढ़ते। देखिए इसमें शब्द फसल प्रणाली को अंतिम रूप से जो है परिभाषित किए जाने के पूर्व उसका प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया जा रहा है। ओके, और जो अनेक पुस्तकों में प्रचलित होता है, जैसा कि हमने भी बताया कि हर एक कृषि कार्यों को हम फसल प्रणाली कहते हैं और इस प्रकार फसलों को लगाने की हर विधि को फसल प्रणाली की संज्ञा दी गई है। और हम बात करें तो निम्नलिखित रूप से परिभाषित भी कुछ किया गया है। तो ये जैसे आपका एक अंडरलाइन है, किसी भूमि खंड पर, ये फसल प्रणाली का अगर हम डिफिनेशन करेंगे, डिफिनेशन में इस प्रकार हम दे सकते हैं, किसी भूमि खंड पर एक कृषि वर्ष में, अब एक कृषि वर्ष क्या होता है ये हम बताएंगे, अभी आगे बताएंगे कृषि वर्ष क्या होता है। तो कृषि वर्ष में लगाई जाने वाली क्रमिक फसलें और फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक, जिनका निर्धारण प्रक्षेत्र जो है आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति, तकनीक, संसाधन, यांत्रिकरण, सिंचाई, श्रमिक एवं बाजार की उपलब्धता तथा मिट्टी और जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए क्रॉपिंग सिस्टम इज द सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ऑन अ फील्ड इन एन एग्रीकल्चर ईयर। ओके, एग्रीकल्चर ईयर, तो मैं एग्रीकल्चर ईयर बताऊंगा भी। द कंस्टिट्यूशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रॉम मैकेनाइजेशन, availability okay of resources, technology, irrigation, labor and market as well as soil and climatic conditions. So this is the definition of ठीक, तो क्रॉपिंग सिस्टम ये फसल प्रणाली का ये डिफिनेशन हुआ। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कृषि वर्ष, तो देखिए हमने अंडरलाइन कर चुका हूँ कि कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष जो है मई जून से प्रारंभ होकर अप्रैल मई तक समाप्त होता है। तो कृषि वर्ष क्या होता है, वो मई, देखिए ये मई जो है मई और जून में प्रारंभ होता है। ठीक, और समाप्त कब होता है, अप्रैल मई में, अप्रैल और मई में ये समाप्त हो जाता है। ओके, इसको हम ये पूरे जो है इसको हम कहते हैं कृषि वर्ष कहते हैं। ठीक, तो ये कृषि वर्ष। और बात करें तो लगभग जो है मई जून से नवंबर तक खरीफ, अक्टूबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक रबी, और फरवरी मार्च से अप्रैल मई तक जायद। ये हम बता चुके हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये था, इनके बारे में हमने बात कर रखी है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं फसल प्रणाली की बनावट निर्धारण करने का कारक। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर चुका हूँ। जिस किसान या परिक्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, ओके, और अधिकांश हम बात करेंगे तो नकदी फसलों जो है और उच्च फलनशील फसलों तथा सघन खेती का चयन करेगा। ओके, तो ये कौन सा किसान कर सकते हैं, जिस किसान का जो है प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिति जिसका अच्छा होगा। ओके, और कौन सी फसल लगाई जाए, यह उपलब्ध श्रमिक, सिंचाई, तकनीक, कृषि यंत्र उपलब्ध पर निर्भर करेगा। जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यदि हम बाज़ार हमारा निकट है तो फिर हम तो छीमी के लिए मटर, साग और हरे भुट्टों की पैदावार हो सकती है। ओके, और चीनी मिल, वो वनस्पतिक तेल उद्योग वाले शहर के निकट गन्ना, तिलहनी फसल की खेती अच्छा होगा। और शहरों के निकट जो बरसीम वे जैसे चारे की फसलें हैं, ये मैं बरसीम में आपको बता चुका हूँ जब मैं चारे वाली फसलें पे बात कर रहा था।
अधिक उगाई जाती है वहाँ पे। और यदि भूमि नीची है तो खरीफ में सामान्यतः धान ही लगाना होगा। अगर जो है ज़मीन वो नीची है, ठीक, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, धान लगाना उचित माना जाएगा। ओके गाइज। और बात करें हम उष्णकटिबंधीय जो है उसके लिए, हम प्रदेश के लिए गेहूं, आलू, सरसों, तीसी, मटर, चना जैसी फसलें हम नहीं उगाएंगे, ठीक, यहाँ पे नहीं उगाई जा सकती है। और इसके साथ साथ ठंडे प्रदेश में मूंगफली, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें नहीं लगेगी। शून्य, अब बात करें शून्य कर्षण, तो बताइए शून्य कर्षण क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। मैं बता चुका हूँ, हमारे फर्स्ट चैप्टर में था। ओके, तो शून्य कर्षण यंत्र के द्वारा हम धान को काटेंगे और गीली भूमि पर ही गेहूं की बुआई हम कर लेंगे। इस प्रकार की खेती के लिए थोड़ी अतिरिक्त हमको समय लगेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए उसमें भी एक पॉइंट है, यदि मिट्टी और जलवायु वांछित हो तो किसी एक ही खेत के लिए बीसियों हम फसल का प्रणाली लगा सकते हैं। ओके, और किसान जो अपने सुविधा के अनुसार उनमें एक फसल प्रणाली को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अब बात करें, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो फसल प्रणाली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक फसलीय और एक होते हैं बहुफसलीय। तो एक फसलीय उपज प्रणाली जिनको हम मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, तो ये यदि खेत में एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती हो तो उनको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ओके, और एक वर्ष में एक फसल लगाने के दो कारण हो सकते हैं। तो हम पहला कारण पर डिस्कशन करें तो पहला कारण खेत की स्थिति और किसान की आर्थिक अवस्था। ओके, खेत की स्थिति और किसान की आर्थिक अवस्था। और ताल क्षेत्रों की बात करें तो खरीफ मौसम में खेत वर्षा एकत्रित जल में डूबे रहते हैं और पानी सूखने पर रबी मौसम में फसल लगाई जाती है। अब परंतु पुनः गर्मा मौसम में जो है कोई फसल नहीं लग सकती, क्योंकि वर्षा शुरू होते ही वहाँ जल जमाव होना प्रारंभ हो जाता है और जो है ऐसे में वहाँ मुख्य चना, तीसी, सरसों, मटर जैसी कोई भी जो है एक ही फसल लगती है। ओके, ये बात इस पर है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, और दूसरा कारण क्या है हमारा दूसरा कारण का बात करें, दूसरा कारण पे हम अगर बात करें तो कुछ फसलें का लंबी अवधि में जो है पकता है वो, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे, अरहर की फसलें जो है जून जुलाई में लगती है और अप्रैल माह में कटती है। ओके, जब मैं अरहर दाल पे बात कर रहा था तो मैं बताया हुआ था कि इन अरहर को हम कब लगाते हैं और कब काटते हैं। ओके, और वहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं होती है और हम साल में केवल एक फसल लगाते हैं। ओके, लगा पाते हैं। ओके, ये बात रहा इस पर। अब देखिए एक छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक, वहाँ खरीफ मौसम में जो है धान, मक्का, अरहर, मड़ुआ, सोयाबीन जैसी फसलें स्थिति के अनुरूप लगती है। लेकिन रबी फसल में जो है भूमि जल अत्यंत तेजी से भूमि में नीचे चला जाता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है। और बात करें तो फलस्वरूप भूमि में रबी की फसल जो है उनकी परिपक्वता के साथ पकने के साथ जो है उसमें पानी योग्य नमी बचती है, ठीक, बचती नहीं है। ओके, उसमें थोड़ा भी जब वो पक जाता है तो उसके बाद क्या होता है उसमें नमी बचना चाहिए, कि जो कि थोड़ा सा भी नहीं बचता है। और इसके लिए किसान रबी या जायद में कोई एक फसल जो है कोई भी फसल लगाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे, छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं हम। और ऐसे क्षेत्रों में किसी मजबूरी के कारण साल में केवल एक ही फसल लगाना संभव होता है। ये क्वेश्चन आएगा, ये भी आया। ओके, छोटा नागपुर के बारे में होगा, ठीक। तो देखिए अतः ऐसे क्षेत्रों में किसी न किसी मजदूर को एक साल में केवल एक ही फसल लगाना पड़ता है। और बात करें तो फसल प्रणाली को एक फसलीय फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक, इस फसल प्रणाली को एक फसलीय कहते हैं। देखिए जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है और मैं और भी अपडेट्स करूँगा जो हमारे आगे वाले लेक्चर्स आएंगे। ओके, और इस लेक्चर पे टेस्ट भी होगा, बहुत जल्द होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, तो चलिए अब अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यदि एक फसलीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई हो क्योंकि वहाँ कोई दूसरी अन्य फसल नहीं लग ही नहीं सकती। ओके, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, और या किसान कोई अन्य फसल लगाना ही नहीं चाहते तो एकल फसल मोनोकल्चर जो उनको हम कहते हैं, ठीक, इनको मोनोकल्चर कहते हैं, ये याद रखना। मोनोकल्चर एकल फसल किसे कहते हैं, याद रखना। और असंचित पथरीली पहाड़ियों भूमियों के निचले क्षेत्रों में वर्षा काल में वर्षा का जल का जमा होता है और वहाँ खेतों में धान की फसल लगती है और कोई अन्य फसल वहाँ पे नहीं लग सकती। और धान की फसल के लिए तो वहाँ पे
पानी की आवश्यकता होती है। ओके, और रबी मौसम में जो सिंचाई नहीं होती है और साथ ही भूमि में सिंचित नमी भी बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, रबी या जायद मौसमों में कोई फसल नहीं लगा सकते हैं। और कुछ ताल क्षेत्रों में जो है जहाँ केवल रबी मौसम में खेती होती है वहाँ किसान सिर्फ चना लगाते हैं। ओके, क्योंकि उनके विचार से वह ज़्यादा उपज लाभदायक, उसको देखो किसान को जो ज़्यादा लाभदायक होगा वो वही करेंगे। ओके, और हम कुछ क्षेत्रों के जो किसान है कुछ खास फसल लगाने में बहुत ही महारत हैं। ठीक, और जैसे एक है गुंटूर है क्षेत्रा है के किसान क्षेत्र के किसान द्वारा तंबाकू की खेती की जाती है, और कुछ क्षेत्रों में लगातार बैंगन, मिर्च या कपास की खेती होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान अलग अलग खेती करते हैं। वहाँ के किसान साल दर साल एक ही फसल लगाते हैं। ओके, और उन फसल की बुआई और रोपने की बात करें, तैयारी की बात करें, फसल की कटाई, फसलों की व्यवस्था, फसलों का बाजार प्रबंधन में सारा साल निकल जाता है उसी एक ही फसल करने में। और तंबाकू के लिए किसान जो है बथुआ की बात करें, एक मौसम तक खेत में परती रखते हैं, उस मौसम में जो है कुछ नहीं करते हैं, परती रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा सके या इंचित फसल में अधिक से अधिक। याद रखें, जब हम परती 11th में हम लोग बात करेंगे 11th में है कि खेत को हम परती क्यों रखते हैं। खेत को परती हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें जो है उर्वरक शक्ति जो बना रहे, उर्वरकता उनका। और याद रखिए उसमें जब खेत को परती रखेंगे उसमें अवांछित जो है पौधे उगाएंगे, अवांछित पौधे उग जाएंगे। तो ये पौधे जो है ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है मिट्टी के लिए। तो इसको जो है हमको जैसे उगेंगे इसको दिनों व दिन, ठीक, हमको हर एक 15 से 20 दिन पे इस पर हमको कल्टीवेशन करना चाहिए। ओके, चलाना चाहिए और इसको भुरभुरी कर देना चाहिए, जिससे कोई भी अगर हमको अनवांछित जो है पौधे उग जाएंगे तो वो क्या होगा, वो मिट्टी का उर्वरक शक्ति को ले लेता है। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखिए। और बात करें एक फसल प्रणाली को, यह श्रेणी मोनोकल्चर या एकल फसल के नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम बहुफसलीय प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, तो फसल प्रणाली के दो में लिया गया था। ठीक, तो हम अब एक तो था एक वर्षीय, एक है बहुफसलीय, एक था एक फसलीय। यदि किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें लगती है, ठीक, लगाई जाती है, तो उसको हम बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं। देखो आपको अंडरलाइन किया हुआ है, आज का लेक्चर बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक, और हम बात करते इंग्लिश में बात करें तो इफ़ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर टेकन इन अ फील्ड इन अ ईयर इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स टेकन, ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप जो है टेक करेंगे, हम लेंगे फील्ड में एक ईयर में, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, अब बात करें वर्ष में 2 फसल के उदाहरण। अगर वर्ष में हम 2 फसलों के उदाहरण की बात करें तो धान गेहूँ, मक्का गेहूँ, धान बरसीम और मक्का आलू। ठीक, और अगर हम वर्ष में 3 फसलों का उदाहरण की बात करें, अगर हमको ऐसा एग्जाम में पूछा गया ऐसा फसल का नाम बताइए जो हम एक वर्ष में 3 बार उगा सकते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे मक्का गेहूँ, मक्का आलू, प्याज धान, उसके बाद धान गेहूँ मूंग, ठीक, बोलेंगे। और उसके बाद हम बोलेंगे धान गेहूँ मक्का। ओके, ये बोलेंगे, हम बोलेंगे धान गेहूँ मूंग या कलाई, ये सारे हम बोलेंगे। ओके, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब बात करेंगे वर्ष में 3 से अधिक फसलों का उदाहरण, तो आप बोलेंगे मक्का तोड़ी की बात करेंगे गेहूँ मूंग, मक्का उड़द गेहूँ मूंग, और मक्का आलू गेहूँ मूंग, और मक्का शकरकंद गेहूँ मूंग। ठीक, अब देखिए ये जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिख रहा है। देखिए कृषि शब्दावली की बात करें तो 2 और शब्द ऐसे हैं जिनकी ध्वनि एवं अर्थ फसल प्रणाली के सदृश्य लगते हैं, उसी की तरह लगते हैं, अतः इनका अंतर जो है प्रत्येक छात्र को स्पष्ट होना चाहिए। अब वो शब्द जो है उनका बात करें तो फसल चक्र और फसल पद्धति। ठीक, तो देखिए अब बहुफसलीय फसल प्रणाली जो है सघन खेती का रूप है, और कालांतर में जो है खेती मात्र जीविका का एक साधन है रूप में देखी जाती है। और बहुफसलीय प्रणाली जो है, बहुफसलीय फसल प्रणाली अर्थात सघन खेती ने जीविका पालन में एक धंधे से ऊपर उठाकर, ठीक, व्यवसाय खेती के स्तर पर हमको पहुंचा दिया। ओके, आगे हम उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए एक लेक्चर बताने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो आप लोग इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके,
तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा, इनके बाद मेरा लास्ट स्लाइड होगा। ठीक, तो अब एक खेत में एक साल में एक फसल की जगह 3 या 4 फसलें भी लगाई जा सकती है, और इस प्रकार खेती से होने वाले शुद्ध लाभ अशेषित बढ़ोतरी हुई। ठीक, तो बढ़ोतरी कैसे होती है? एक खेत में जो है हम एक साल में, प्रत्येक ईयर में जो है हम एक से अधिक खेती हम लगा सकते हैं। ठीक, एक से अधिक खेती हम लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये अंडरलाइन जो है इंपॉर्टेंट होगा। देखो, बहुफसलीय फसल प्रणाली की एक और देन है। क्या है? पहले जो है किसान अपनी एक फसल को एक यूनिट मानते थे, और उसके आय व्यय जो है पोषक तत्व प्रबंधन और अन्य सारे फसल प्रबंधन की बात उसी संदर्भ में करते थे। अब जो है, अब की बात करें तो बहुफसलीय प्रणाली के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया है। ठीक, किसी फसल प्रणाली की एक फसल का असर उस प्रणाली की अन्य फसल पर भी क्या होगा। देखो, अगर मैं पहले में कुछ नहीं दूंगा, कोई उर्वरक नहीं दूंगा, तो उसका जो इफेक्ट हो जो हम फिर करेंगे दूसरे फसल उस पर पड़ता है, उसका आकलन किया जाने लगा। ठीक, और कोई फसल खेत से कितना पोषक तत्व लेगा और अगली फसल के लिए भूमि में कितना पोषक तत्व छोड़ेंगे, ये बात पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और एक फसल का दूसरी फसल में उगने वाली खरपतवारों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब का आकलन किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। अब जो है किसान के लिए पूरी फसल प्रणाली एक इकाई होती है। ओके, तो ये बात हम आज के लेक्चर में, और ये हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, और कल हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा है वीडियो तो। ओके, और हम कल के लेक्चर की बात करें तो फसल चक्र पे हम बात करेंगे। ओके, फसल चक्र पे बात करेंगे, तो आप सभी रेडी रहेंगे। फसल चक्र आप लोग अगर इच्छुक हैं तो पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा कल का लेक्चर सेकेंड होगा। ओके, मैं चाहूँगा बहुत जल्द इस लेक्चर को समाप्त करने का। ओके, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं भूलिए। ओके, बहुत ही मस्ट है। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करिए। थैंक यू।